कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को जो है क्वेश्चंस और उसका आंसर बताने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि निम्न में किसका रूप है। ध्वनि जो है बच्चों किसका रूप है, बताइए किसका रूप है। ऊष्मा, गति, ऊर्जा, रेडियो, किसका रूप है, ऊर्जा का। तो ये बता चुके हैं बच्चों। फिर आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किन किन क्रियाकलापों द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या क्या क्रियाकलाप कर सकते हैं हम लोग जिससे ध्वनि निकलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आघात द्वारा, किसी भी हथौड़ा मार के आघात करके ध्वनि निकलता है। घर्षण द्वारा भी निकलता है, खुरच कर भी निकलता है, रगड़ते हैं तो भी ध्वनि निकलता है, वायु फूंकते हैं तो भी निकलता है, या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सब है ध्वनि उत्पन्न करने का, लेकिन सब में क्या होता है, कंपन होता है। कंपन के कारण ही मूल क्या है, कंपन। तो ये बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए। ध्वनि किसमें चल सकता है, ये सब भी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं थ्योरी में। तो देखिए क्या है, आप लोग कितना आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आसान। देखिए, ठोस, द्रव और गैस, ध्वनि चल सकता है, कितना सुंदर है, बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो ये भी बता चुके हैं बच्चों कि तरंग, जब ध्वनि जो है कंपन करता है तो मीडियम में चलता है, माध्यम में आगे चलता है। आगे जब बढ़ता है ध्वनि तो तरंग एक विक्षोभ है, बता चुके हैं कि तरंग क्या है, कि विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है, किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप लोग लाइन लगते हैं कुछ लेने के लिए सिनेमा हॉल में या प्रसाद लेने के लिए, तो जब हम लोग आगे पीछे धक्का देते हैं तो कैसे, पीछे वाला धक्का देता है तो आगे की ओर चला जाता है, और आगे वाला धक्का देता है तो पीछे की ओर चला जाता है। तो उसी तरह कण भी जो है धक्का देता है साउंड वेव को, और ये कण इसी प्रकार की गति उत्पन्न जो है अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं, और माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम का कण जो है बच्चों वहीं रह जाता है, सिर्फ उसको धक्का देता है और आगे बढ़ता है। इससे विक्षोभ आगे बढ़ता है और हमारे कानों तक पहुंचता है, इससे हमको सुनाई पड़ता है। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संपीड़न किसे कहते हैं। उस दिन बताए थे कि रेयर फ्रैक्शन होता है और एक संपीड़न होता है एकदम सटा सटा, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर सटा सटा। तो एक होता है एकदम लाइन फरक फरक, और एक होता है सटा सटा, फिर फरक फरक, फिर सटा सटा। इस तरह जो आगे बढ़ता है इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, यानी इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं सी। तो वही चीज़ है, संपीड़न किसे कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार का उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। सी आगे की ओर बढ़ता है, ये पीछे की ओर, ये आगे की ओर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है तो उसको संपीड़न कहते हैं। ये बात समझ में आया, ये बता भी चुके हैं थ्योरी क्लास में।
फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विरलन किसे कहते हैं, ये भी बता चुके हैं। रेयर फ्रैक्शन ये क्या चीज़ है, तो वही जब पीछे हटता है तो जो है निम्न दाब का क्षेत्रफल बनता है। जब कोई कंपन वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विरलन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग क्या है या कैसे बनती है, ये भी बताए हुए हैं। तो भी देखिए आप आराम से इसको समझ सकते हैं कि ध्वनि के तरंग के रूप में जाना जाता है। ध्वनि एक तरंग के रूप में जाता है, मैकेनिकल वेव है। वो तरंग एक विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, जो कंपन वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। कंपन होता है तभी वो उत्पन्न होता है। यह कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। यही संपीड़न और विरलन से बनती है। तो वही संपीड़न होता है और विरलन होता है, इसको ध्वनि तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग को आंतरिक तरंग क्यों कहते हैं। ध्वनि तरंग को जो है मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को आंतरिक तरंगें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके लिए माध्यम चाहिए हमको चलने के लिए, ठोस, द्रव या गैस, नहीं तो ये ध्वनि तरंग आगे नहीं चल पाएगा। जैसे चांद पर ध्वनि तरंगें नहीं चल पाएगा क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, इसलिए ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। ये बात समझ में आया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है बच्चों, इसको देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। ये सभी बता चुके हैं, देख लीजिए क्या है। देखिए क्या है कि किन्हीं दो निकट, देखिए तरंगदैर्घ्य किन्हीं दो निकट श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी या दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी तरंगदैर्घ्य जो है कि दो क्रमागत संपीड़न या रेयर फ्रैक्शन, दो सी के बीच या फिर दो आर के बीच, रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो दूरी है, यानी दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये बात समझ में आया बच्चों। और ये जो दिया हुआ है कि श्रृंगों, दो निकटतम श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को जो है तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ये है अनुप्रस्थ तरंग के लिए, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए ये ठीक है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग के लिए ये होगा कि दो संपीड़नों और दो विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए आवृत्ति क्या है। आवृत्ति क्या है बच्चों, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये सभी बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसको लिख लीजिए ताकि आपका एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। यही सब तो एग्जाम में आता है। फिर आवर्तकाल क्या है, तो एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह क्या है, आयाम है। आयाम क्या है, तो आयाम है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम विस्थापन। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कण के संतुलन की स्थिति अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये भी बता चुके हैं। कण जो है दोलन करता है आगे और पीछे, मध्य बिंदु से दोलन करता है, इधर और इधर, इधर और इधर। तो यहाँ से लेकर ये जो दूरी होता है इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, मतलब उसको आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कि पाराध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए। पाराध्वनिक चाल की परिभाषा दीजिए, मतलब क्या है पाराध्वनिक चाल, जिसकी चाल जो है ध्वनि के चाल से अधिक हो, ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, उसको पाराध्वनिक चाल कहते हैं। इसे ध्वनि का चाल कितना होता है, ध्वनि का चाल जो है बच्चों जो है 330 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में, लेकिन
जिसका चाल इससे भी ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, पाराध्वनिक चाल कहते हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग ध्वनि बूम किसे कहते हैं। अगला सवाल है ध्वनि बूम किसे कहते हैं। तो ध्वनि बूम किसे कहते हैं कि अगर कोई जो साउंड उत्पन्न करता हुआ कोई वस्तु है, कोई साउंड उत्पन्न करता हुआ वस्तु है और वह वस्तु जो है अगर साउंड के वेग से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो उससे जो साउंड उत्पन्न होता है बहुत प्रबल ध्वनि होता है, बहुत तेज प्रबल ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। ये बात समझ में आया, ध्वनि बूम। अब देखिए ठोस द्रव्य में गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है। बता चुके हैं कि सबसे अधिक चाल ठोस में होता है बच्चों। सबसे अधिक चाल किस में होता है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। ये बात समझ में आया। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि तो आप लोग जानते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे कोई घर उर रहता है नया घर, तो उसमें भी कुछ हल्ला करते हैं तो हम लोग को बाद में फिर सुनाई पड़ता है थोड़ा देर के बाद। चाहे कुआं में कुछ हल्ला करता है तो सुनाई पड़ता है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकरा कर या परिवर्तित होती है और वो ध्वनि पुनः सुनाई देती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको। क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ये बात समझ में आया बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17.2 मीटर होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद है अनुरण किसे कहते हैं, इससे कैसे काम किया जाता है। तो ध्वनि का दीवारों से बराबर परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है, अनुरण कहलाता है। इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं। बच्चों जब घर नया रहता है तो जो है उसमें बहुत ज़्यादा इको सुनाई पड़ता है, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। लेकिन उसमें अगर सामान रख दिया जाता है घर में, फिर घर में सामान डाल दिया जाता है तो ये प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ता है। तो कारण क्या है कि वो अवरोध उत्पन्न करता है, परावर्तन नहीं हो पाता ध्वनि का, और उसका न्यूनतम दूरी भी घट जाता है। तो वही उसको क्या कहते हैं, अनुरण कहलाता है। और इससे कम करने के लिए भवनों में क्या किया जाता है, मतलब लटकाया जाता है, उसमें पर्दा लटकाया जाता है। ध्वनि का अवशोषण हो जाता है, उससे परावर्तन नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त कमरे में श्रोताओं की उपस्थिति अधिक होती है, होती है तो अवशोषण हो जाता है। तो ये बात है, यानी घर भरा हुआ रहेगा बच्चों, सीधी सी बात है, घर भरा हुआ रहेगा तो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है। यानी मनुष्य जो है बच्चों कितना हर्ट्ज का साउंड सुन सकता है, उसको क्या कहते हैं, श्रव्यता का परिसर कहते हैं। देखो बच्चों मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इससे 20 से कम नहीं सुन सकेगा और 20,000 से ऊपर का ध्वनि का जो फ्रिक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकेगा। तो मनुष्य के कान इसके बीच में ही सुन सकेगा। ये बात समझ में आया, परीक्षा में आता है एक सवाल। उसके बाद है अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। अनिवार्य ध्वनि जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि नहीं सुन सकते हैं हम लोग, या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को भी नहीं सुन सकते हैं, उसको भी नहीं सुन सकते हैं बच्चों। तो ये बात समझ। पाराध्वनिक किसे कहते हैं, पाराध्वनिक की परास क्या है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पाराध्वनि कहते हैं। इसका परास 20,000 से अधिक होता है। तो ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद है पाराध्वनि के 3 अनुप्रयोगों को लिखें। कहाँ इसका उपयोग होता है, पाराध्वनि का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका देखिए क्या है इसका उपयोग। इसका उपयोग है बच्चों कि पाराध्वनि प्राय उन भागों में साफ करने में की जाती है जहाँ तक पहुँचना कठिन है, जैसे सर्पी इलाका, नली।
इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इत्यादि, उस सबको साफ किया जाता है। दूसरा क्या है, पराध्वनिक का उपयोग धातु के, दूसरा उपयोग क्या है बच्चों, पराध्वनिक का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये पराध्वनिक का यूज किया जाता है। और तीसरा क्या है, चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है पराध्वनिक। इसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, माथा बॉडी का अल्ट्रासाउंड, तो उससे बीमारियों का पता लगाया जाता है, वही उसको अल्ट्रासाउंड, पराध्वनिक अल्ट्रासाउंड इसको कहते हैं, ये यूज होता है। ये बात समझ में आया बच्चों। पराध्वनिक की आवृत्ति निम्न या उच्च में से क्या है? तो पराध्वनिक की आवृत्ति उच्च है, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ये बात समझ में आया बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं? तो पराध्वनिक जो है, हम लोग जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तरंगें हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इको कार्डियोग्राफी कहते हैं। यानी हार्ट का जो डायग्नोसिस होता है मेडिकल में, तो डॉक्टर जो लोग करते हैं, तो इसी साउंड का यूज किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, पराध्वनिक तरंग का यूज किया जाता है, इसी को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये बात समझ में आया बच्चों। अब देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन किन बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो बहुत सारे बीमारियों में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी एक तकनीकी है, क्या है, तकनीकी है, जो शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परावर्तित होती है। इसके पश्चात उन तरंगों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, और प्रतिबिंब बना लिया जाता है। उसका दिख निकलता है, फोटो निकलता है, और इस फिल्म के द्वारा उसमें डॉक्टर पता लगाता है इसमें कौन सा बीमारी है। जैसे देखिए, शरीर में क्या है, ट्यूमर है, पथरी है, गुर्दे का बीमारी है, गर्भाशय से संबंधित बीमारी, पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर उल्सर होता है, उसका पता लगाने के लिए ये सब यूज किया जाता है बच्चों। ये बात समझ में आया, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, सोनार क्या है? सोनार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म देखिए क्या है। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको सोनार कहते हैं। अब इसका सोनार का डिटेल्स, ये सोनार का पूरा नाम है, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आता है एग्जाम में, सोनार का फुल फॉर्म, तो इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोनार क्या है, इसका उपयोग लिखें। तो सोनार एक युक्ति है, क्या है? एक युक्ति यानी डिवाइस है, जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। यह एक यंत्र है जिसमें एक प्रेषित तथा सूचकांक होता है। इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है सोनार को? नाव या जहाज में। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र के अंदर गहराई, जल के अंदर स्थिति, चट्टानों, पनडुब्बियों, हिमशैलों, ऊपरी जहाज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो सोनार इसलिए यूज किया जाता है बच्चों, जहाज़ों में रहता है, पनडुब्बी में, कि कहाँ पर क्या है, बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ से टकराएगा तो जहाज़ पलट जाएगा, तो वो अपना एक तरंग छोड़ते रहता है और उससे पता लगाता है कोई अवरोध है क्या रास्ते में, तो इससे जहाज़ सुरक्षित रहता है। इसको सोनार बोलते हैं। ये बात समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है? आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज है। तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या है? मीटर है। दो क्रमित संपीड़नों और शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, बता चुके हैं। दो क्रमागत संपीड़नों तथा शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ये बता चुके हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया। तरंग दैर्घ्य क्या है?
अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा दीजिए, इसके प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी बता चुके हैं कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ क्या है। अनुदैर्घ्य आगे पीछे कंपन करता है, अनुप्रस्थ ऊपर नीचे करता है। उदाहरण जैसे अनुदैर्घ्य तरंग साउंड तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग जैसे प्रकाश है या जल में जो तरंग उत्पन्न होता है अनुप्रस्थ होता है। आप देखिए इसका क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, उसे तरंग चल रही होती है, तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है आगे पीछे दोलन करता है बच्चों, आगे पीछे। अनुप्रस्थ क्या करता है, ऊपर नीचे करता है अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। उदाहरण के लिए तालाब के जल पर बनी हुई जल तरंग अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये बता चुके हैं। पानी में पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह का एक जल तरंग उत्पन्न होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये बात समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है। तो ध्वनि जो प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल जितना ऊर्जा निकलेगा, ध्वनि क्या है, ऊर्जा है, तो जितना ऊर्जा निकलेगा एकांक क्षेत्रफल से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और ध्वनि की प्रबलता की माप ध्वनि स्रोत के कंपनों द्वारा कान पर पहुंचने से होती है, ये है। और प्रबलता क्या है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये कितना जोर से उसका कण कंपन कर रहा है। तो ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और कान में कितना तीक्ष्ण आवाज पहुंचता है, उसको हम लोग प्रबलता कहते हैं। और तीव्रता क्या है, एकांक क्षेत्रफल से कितना ध्वनि ऊर्जा निकलता है। ये बात समझ में आया बच्चों। ये उसके बाद है, अब बोलता है कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होता है। कोई हॉल जो होता है बच्चों, चाहे सिनेमा हॉल हो या कोई मीटिंग हॉल हो, चाहे भारत का आप देख लीजिए लोकसभा, वो गोल होता है, राउंड गोल बनाया जाता है छत, और वक्राकार होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सबके कानों तक पहुँच सके सही तरीका से, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए होती है जिससे ध्वनि परावर्तन के पश्चात हॉल के सभी कानों तक पहुँच जाए, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। ये बात समझ में आया बच्चों। की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होता है। अनुदैर्घ्य क्यों होता है, क्योंकि जब ध्वनि तरंगें वायु से होकर गुजरती है, वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगें क्षैतिज दिशा में चलती है, तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए अनुदैर्घ्य होता है। ये बात तो जानते हैं आप लोग कि ध्वनि तरंग जो है उसका कण जो है कंपन करता है आगे पीछे, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग है, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आया।